नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर होने वाला है 2024-25 में क्लास 9 सोशल साइंस का 15 तारीख को, ये उसके लिए क्वेश्चन पेपर है और इसके आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते रहेंगे तो ये आपको मालूम होगा कि ये आपका जो पेपर होता है ये 80 नंबर का होता है। टाइमिंग 3 घंटे की होती है। तो 1 से 20 तक जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारे आपको पता होगा पहले से, क्योंकि आपने पेपर दिया है मिड टर्म के एग्जाम के। ठीक है, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ पाएंगे और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात है कि वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम समय को वेस्ट न करते हुए इस क्वेश्चन के आंसर को हम करते हैं। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आपका एनुअल एग्जाम होने वाला है 15 तारीख को। ठीक है, 15 और 17 को। तो चलिए हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत सरकार डैश के माध्यम से अधिप्राप्त अनाज, गेहूं व चावल का भंडारण करती है। तो पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या सही होगा। तो भारत सरकार है जो भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से है जो अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडारण करती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो बहुत लोग कहते हैं कि सर वीडियो कम टाइम की बनाया करिए, इसलिए आप हर क्वेश्चन के आंसर देखते जाएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि नवीन की आयु, ठीक है, नवीन की आयु 10 वर्ष है, वह रेस्टोरेंट में वेटर का कार्य करता है। तो बताइए कि नवीन के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था। देखिए, आप सभी को पता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो उनके जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो है हनन होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो आप सभी को मालूम है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। अगर यहीं पर बात की जाती है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य के बारे में अगर पूछा जाता है तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य कौन सा है तो राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है तो गोवा हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ज़्यादा जो देश है किसकी ज़्यादा है तो बिहार हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे कम जो है तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे आप देखेंगे कि रूस की संसद का क्या नाम है। रूस की संसद का क्या नाम है, यानी कि रूस की संसद कहलाती है, क्या कहलाती है तो उसका नाम है ड्यूमा है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे, अब आपको मिलान करना है। ठीक है, क्वेश्चन 5 को देखेंगे, मिलान करना है। क्या कहा जा रहा है कि उचित मिलान करके सही विकल्प का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर जो है कार्ल मार्क्स का जो संबंध है वो आपको बताना है। तो कार्ल मार्क्स का संबंध जो है आपके यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा के संस्थापक थे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि व्लादिमीर लेनिन जो है इनका संबंध किससे है, ये बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। ठीक है, और आगे सी का देखते हैं कि स्टालिन क्या था, ये इन्होंने के सामूहिकीकरण सिद्धांत चलाया था। निकोलस द्वितीय है, अब ये क्या साम्यवादी विचारधारा के निकोलस द्वितीय है, ये क्या है रूस का एक शासक थे जिसको जार कहते हैं, रूस का जार। ठीक है, तो अब पहले का तीसरा, तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख लेंगे। पहले क्वेश्चन का बी सही है आपका, दूसरे क्वेश्चन का आपका सी सही है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 के ऑप्शन सी, क्वेश्चन 5 के ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में सही है। ठीक है,
तो इसमें दिया है कि कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार सुनिश्चित किया गया। ठीक है, तो ये कथन सही है। आगे है कि 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया, तो ये भी सही है। तीसरा है कि यह शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार को सुनिश्चित करता है, तो ये क्या है आपका, ये गलत है। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, तो यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल फर्स्ट व सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 क्या कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो फ्रांस एक गणतंत्र बन गया, लुई 16वां फ्रांस का राजा बन गया, राजा की शक्तियों को सीमित करने के लिए एक संविधान बनाया गया, नेपोलियन फ्रांस के सम्राट बना। तो आपको बताना है कि कौन से जो विकल्प सही यहाँ पर होगा। तो क्वेश्चन 7 जब देखेंगे तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दूसरा तीसरा पहला एवं चौथा ये सीरियल वाइज है। ठीक है, तो ये आपका सीरियल वाइज देख लें, यानी कि पहला ही आपका ये आएगा, पहला आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये आ जाएगा थर्ड वाला, और इसके बाद आपका क्या है ये आ जाएगा फर्स्ट वाला, और इसके बाद आपका ये चौथा वाला आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सीरियल वाइज है। ठीक है, व्यवस्थित से लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है कि गलत मिलान की पहचान कीजिए। गलत मिलान की पहचान करिए। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि आप एग्जाम में अब अच्छे स्कोर कर सकें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम है, तो इसलिए पूरी ईमानदारी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गलत मिलान की पहचान करना है, तो आपको क्या करना है, इसमें से जो गलत मिलान है उसकी आपको पहचान करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे जो अन्नपूर्णा है ये नेपाल में है, बिल्कुल करेक्ट है। ये गुरला मंधाता है, ये भी नेपाल में है। और धौलागिरी जो है ये भी नेपाल में, लेकिन कंचनजंगा जो है ये नेपाल में नहीं है, ये आपके क्या है भारत में है। ठीक है, तो ये गलत मिलान है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए दो कथन, यानी कि एक अभिकथन दूसरा जो कारण है, इनको सही से पढ़ना है और बाकी क्या है नीचे दिए गए विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या, इन दोनों जो है कथन को पढ़ना है और देखना है कि सही या गलत है। ठीक है, तो कथन देखते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो है, एक लोकतांत्रिक सरकार चुनाव जीतने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है। ठीक है, दूसरा है कि कारण कर है कि लोकतांत्रिक सरकार कानून और नागरिक अधिकारों का आदर करती है। ठीक है, ये आपके दो स्टेटमेंट थे। और आगे देखिए इसके विकल्प को, तो ये देखिए आपका जो है ना, ये जो अभिकथन है ये गलत है। ठीक है, अभिकथन आपका ये गलत हो जाएगा, और ये जो है आपका जो कारण है ये सही है, यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार चुनाव जीतने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार कानून और नागरिक अधिकारों का आदर करती है, बिल्कुल सही है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन जो है आपका डी सी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे पेज में दिया है इसलिए इसको देखेंगे, ऑप्शन डी 9th का डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है, हम इंग्लिश में जल्दी क्वेश्चन को देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर क्या सही था आपने देखा है, क्वेश्चन 6 में आपका सी सही हो गया था। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे 7 तक आपका ये सही हो गया यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो भी डी सही हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 9 है, इसका भी क्या है, इसका भी आपका डी सही है। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए डी आपका यही सही था। ठीक है, कि अभिकथन ए गलत है और कारण आर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, सेम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों कथन को पढ़ना है आपको। ठीक है, अभिकथन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, तो ये आपका सही कह रहा है। दूसरा कि भारत की स्थल सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है,
तो देखिए ये भी सही है, वो भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। लेकिन क्या है कि कारण जो है आपके कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही है, परंतु जो है कारण आर जो है संकल्पना ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि दोनों अलग अलग सही है, लेकिन जो है कारण जो है ना कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। अभिकथन है कि हरित क्रांति खाद्यान्नों में भारत की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य का एक साधन है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि हरित क्रांति ने भारत में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मदद की है, ये भी सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश में भी क्या है। इंग्लिश में जो 10th क्वेश्चन था इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी था, ठीक है। और फिर यहाँ पर जब क्वेश्चन नंबर हम 11th को देखते हैं, तो 11th में जब देखते हैं तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे आप कि पूर्वी घाट असंतुलित एवं अनियमित है, ठीक है, और कारण कह रहा है कि पूर्वी घाट भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है, ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल सही है, और ये जो आपका कारण है ये गलत है। तो अब देखेंगे तो अभिकथन सही कारण गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, ठीक है, 12 का सी सही है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए सही पारिभाषिक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। पहला है कि नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की भारत में किस प्रकार की जलवायु है। भारत में किस प्रकार की जलवायु है, तो भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय की संज्ञा दी है, तो ये हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का। अब यहाँ इंग्लिश में भी आप देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसको आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रीडम, 13 का सी फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा मानसून, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ना है, और इसी के साथ क्या है आपको मिलान करना है कि उचित मिलान करके सही विकल्प का चयन करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते रहिएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो आरंभ हुआ था 1914 में हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा 1 अगस्त 1914। तो दूसरा है कि हिटलर जर्मनी के चांसलर बने, तो जो हिटलर था वो जर्मनी का चांसलर कब बना था आपको बताना है। तो हिटलर जो जर्मनी का जो चांसलर बना था वो 1933 में बना था, तो 30 जनवरी 1933 हो जाएगा। वर्साई की संधि, तो वर्साई की संधि आप सभी जानते हैं कब हुआ था, ये जून में हुआ था, ठीक है। तो ये 28 जून 1919 को, ठीक है, वर्साई की संधि 28 जून 1919 को, ठीक है, ये आप देख लेंगे। फिर प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, 1918 में हुई थी, तो यहाँ पर आप देख लेंगे ए सही हो जाएगा, ठीक है, 9 नवंबर 1918। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16 का ए,
ये आपका ये सही हो जाएगा, यानी ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ठीक है, बी का 3 और सी का 2, और डी का फर्स्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 17 कि नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम बताइए। तो इनका है ऑप्शन बी करेक्ट है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, क्वेश्चन 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है दक्कन के पठार के संदर्भ में सही है। तो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि पहला है कि दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है, बिल्कुल सही है। दूसरा है दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि सतपुड़ा रेंज दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है, तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि केरल एवं कर्नाटक में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को प्रायः क्या, यानी कि प्रायः कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। तो 19 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आम्र वर्षा। 20 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इंग्लिश में बच्चे जो आप मिलान कर लेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन 16 में आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे 17 में, जो 17 है क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, और 18 जो क्वेश्चन है इसको भी आप देख लीजिएगा कि 18 क्वेश्चन है, इसमें क्या सही होगा। तो 18 का ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही था। क्वेश्चन 19 में जो आपका जो सही हो जाएगा ये मैंगो सावर हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 20 को, 20 क्या कहा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे पेपर थोड़ा सा ब्लर है। ठीक है, और हाँ, जो प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करेगा, जिसके अच्छे कमेंट रहेंगे उसके जो कमेंट को पिन किया जाएगा वीडियो में, यानी कि हमारी सभी वीडियो में जो अच्छे से कमेंट करेगा उसको कमेंट को पिन किया जाएगा। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि सभी लोग आपके कमेंट को देखेंगे। ठीक है, तो कोई अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, सेकेंड खंड ख है कि अति लघु उत्तरी प्रश्न देखते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है कि मानसून की वापसी ऋतु में क्वार की उमस क्या है। तो इस 21 क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 21 क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं। ठीक है, कि मानसून की वापसी के दौरान अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली जो अवस्था के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है, जिसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, पेपर थोड़ा सा ब्लर है। ठीक है, तो हो सकता है कि किसी को देखने में प्रॉब्लम हो तो अपनी क्वालिटी बढ़ा लेंगे आप। ठीक है, 22 का एक क्वेश्चन है कि लोकसभा के अधिकारों का वर्णन कीजिए, और अथवा क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं कि राज्यसभा के अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। ठीक है, तो कुछ भी कर लेंगे आप। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम लोकसभा के अधिकार को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि लोकसभा बिल पारित कर सकती है। लोकसभा के पास वित्त पर नियंत्रण की शक्ति है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई अन्य भी पॉइंट होगा तो आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और इसके अथवाले को जो क्वेश्चन को हम देखते हैं कि राज्यसभा के अधिकार के बारे में। ठीक है, आप पढ़ के जाएंगे। पहला कि विधेयक का कानून बनने के लिए राज्यसभा के पास होना भी आवश्यक है, यानी कि एक सदन के बाद दूसरे सदन के पास जरूर जाता है पास होने के लिए। राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक तो नहीं सकती, लेकिन 14 दिन का विलंब कर सकती है, जिससे और चर्चा का समय मिल सके। राज्यसभा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। कुछ अन्य भी पॉइंट होगा तो नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
23 क्वेश्चन है कि लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस के आर्थिक हालातों का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए इसके आंसर को हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 23 क्वेश्चन के आंसर कि नए राजा को एक खाली खजाना मिला। युद्ध के लंबे वर्षों ने फ्रांस के वित्तीय संसाधनों को खत्म कर दिया था। इसके अलावा वर्साय के विशाल महल में एक असाधारण अदालत को बनाए रखने की लागत भी थी, ठीक है। अगला कि ब्रिटेन से युद्ध में अमेरिकी उपनिवेशों की सहायता के कारण भी फ्रांस कर्जदार हुआ। आगे है अनाज की भारी कमी हुई और करों में वृद्धि करनी पड़ी। कुछ अन्य भी पॉइंट होगा तो नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक है। अगले चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि दीर्घकालिक भुखमरी क्या है। दीर्घकालिक भुखमरी के लिए जिम्मेदार किसी एक कारक का नाम बताइए। तो चलिए इसके भी आंसर को हम करते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी को देखते हैं कि यह मात्रा और या गुणवत्ता के संदर्भ में आहार के लगातार अपर्याप्त होने का परिणाम है, ठीक है। बहुत कम आय दीर्घकालिक भुखमरी के मूल कारणों में से एक है। कुछ अन्य भी पॉइंट होगा तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं खंड ग के क्वेश्चन के। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन में देखते हैं कि वर्साय की संधि के प्रमुख प्रावधानों को देखना है या फिर अथवा में से आपको ये बी वाले आंसर देना, दोनों में से कोई एक करना है। तो चलिए हम 25A को करते हैं, ठीक है। तो 25A में हम चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं वर्साय की संधि के बारे में कि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की शक्ति को कमजोर करने के लिए उसका विसैन्यीकरण कर दिया, यानी कि उसको सैनिक रखने का अधिकार छीन लिया। जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी को, ठीक है, 6 बिलियन की राशि का मुआवजा देने के लिए मजबूर किया गया, नहीं 6 अरब पाउंड का, ठीक है। तो 6 बिलियन यहाँ पे देख लेंगे। फिर आगे है कि मित्र देशों की सेनाओं ने भी 1920 के दशक के अधिकांश समय के लिए संसाधन समृद्ध राइनलैंड पर भी कब्जा कर लिया। कुछ अन्य पॉइंट होगा तो भी, ठीक है। और एक बार सबसे फोकस आप ये करेंगे कि वर्साय की संधि को जरूर पढ़ के जाइएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाएगा, ठीक है। अब बी क्वेश्चन था कि आर्थिक महामंदी के दौरान नाजीवाद एक जन आंदोलन क्यों बन गया। इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बी का कि जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। वर्साय संधि की अपमानजनक शर्तों की वजह से जर्मनी आर्थिक रूप से ध्वस्त हो गया था। जर्मनी राजनीतिक और सैन्य नजरियों से अत्यंत कमजोर हो गया था। वाइमर गणराज्य की विफलता तथा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से नाजीवाद को एक बड़ा आंदोलन बनने का अवसर मिला। कोई अन्य पॉइंट होगा तो भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर संबंधित देश के नाम लिखिए, ठीक है। नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर संबंधित देश के नाम लिखिए। पहला है यहाँ पर है कि भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा राजस्थान से मिलती है, ठीक है। दूसरा है कि भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। तीसरा है भारत का वह पड़ोसी देश जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। इन सबके आंसर एक ही होगा। सॉरी, इन सबके आंसर को हम देखते हैं इन सब में क्या क्या फिल करना है, ठीक है। सबके एक नहीं होंगे। तो यहाँ पर 26 के फर्स्ट में आपको जो फिल करना है तो वह पाकिस्तान कर देना है। सेकंड में आपको चीन, भूटान, म्यांमार भर देना है। थर्ड में आपको नेपाल फिल कर देना है, ठीक है। यह यहाँ से आप देख लेंगे, ठीक है। 27 क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को हम संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। इनमें से कुछ जो प्रमुख है जिसमें प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य, स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा समानता। कुछ अन्य भी पॉइंट होगा तो लिख लेंगे क्योंकि गलत नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 28 क्वेश्चन की मानव संसाधन के विकास के बिना देश का विकास असंभव है। तो इस कथन की विवेचना करना है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन 28 को देख लेते हैं कि मानव संसाधन के विकास के बिना देश का विकास असंभव है। तो इस कथन की विवेचना करना है। तो चलिए इसके आंसर को हम देखते हैं। ठीक है, इसके आंसर यहाँ पे देखेंगे कि मानव संसाधन हर प्रकार के उत्पादन का अभिन्न कारक है। ठीक है, इस संसाधन का स्वस्थ और शिक्षित होना आवश्यक है। हर तरह का नवाचार तथा अन्वेषण मानव ही करता है। ज़्यादा और कुशल जनसंख्या उत्पादन में वृद्धि करती है। कोई अन्य पॉइंट होगा तो भी नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 29 है कि हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, इसके आंसर को देखते हैं। देखते हैं इसके आंसर क्या कहा जा रहा है। 29 क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि समाज का सबसे गरीब वर्ग ज़्यादातर समय खाद्य असुरक्षित हो सकता है। अगला कि गरीबी रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षित हो सकते हैं जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी आदि जैसी राष्ट्रीय आपदा या आपदा का सामना करता है। अगला कि फसलों का व्यापक रूप से खराब होना भी हो सकता है जिससे अकाल आदि उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ अन्य पॉइंट होगा तो भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 30 फर्स्ट में बताना है कि भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है एवं कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हैं। इस कथन की समीक्षा करना है। ठीक है, या अथवा में आपको सेकेंड संसद की आवश्यकता के बारे में बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में फर्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री अपने दल का प्रभावशाली व्यक्ति होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। वह विभिन्न विभागों के काम का समन्वय करते हैं। यदि विभागों के बीच असहमति उत्पन्न होती है तो उनके निर्णय अंतिम होते हैं। उनके पास मंत्रियों को बर्खास्त करने की भी शक्ति है। जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो पूरी मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है। कुछ अन्य भी आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर राज्यसभा के बारे में लिखना है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं आंसर बी वाले पार्ट को। ठीक है, किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार जो है संसद के पास है। दुनिया भर में किसी भी राष्ट्र में संसद के पास मौजूदा कानून को समाप्त करने, पुराने समाप्त किए गए कानूनों को एक नए कानून के साथ बदलने, मौजूदा कानूनों में संशोधन करने और नए कानून बनाने की शक्तियाँ, क्योंकि संसद की आवश्यकता के बारे में बताया जा रहा है, इसी के हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये संसद वाला आंसर है। दुनिया के देशों में संसद का सरकार चलाने वालों पर किसी प्रकार का नियंत्रण है। भारत जैसे देशों में संसद का प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण है। अगला है सरकारों के पास जो भी धन है वह संसद द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ये संसद की आवश्यकता है, इसको देखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। नदियों के बारे में है। ठीक है, यह है 31A कि नदियाँ देश की अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। अथवा वाले क्वेश्चन है। फिर दूसरा है नदी प्रदूषण के प्रमुख कारण लिखना है और इसे रोकने के उपाय। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं 31A और B। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपने ये संसद वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, कुछ इसमें छूट गया था। ठीक है, इनके आंसर और भी है कि संसद सरकार से कोई भी सूचना मांग सकती है। संसद किसी भी देश में राष्ट्रीय मुद्दों, सार्वजनिक मुद्दों पर बहस चर्चा के लिए सर्वोच्च मंच होता है। ठीक है, अब हम अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर 31 वाले नदियों के बारे में। ठीक है, तो 31A क्वेश्चन का आंसर है कि नदियों ने जलोढ़ मृदा युक्त उपजाऊ उत्तरी मैदानों और डेल्टाओं का निर्माण किया है जो भारत की सर्वाधिक उत्पादक कृषि भूमि है। दूसरा है कि कृषि और औद्योगिक कार्यकलापों के लिए मनुष्यों, पौधों और जानवरों के अस्तित्व के लिए नदियों का जल एक मूलभूत प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, आगे है कि नदियों के किनारे पूरे विश्व में सभ्यता के उद्गम स्थल रहे हैं।
उदाहरण के लिए भारत में सिंधु सभ्यता। अगला है कि नदियों ने प्राचीन काल से ही प्राकृतिक और आर्थिक प्रगति प्रदान की है। ठीक है, आगे देखिए। नदियां अंतर्देशीय परिवहन प्रणाली प्रदान करती है। नदियों के किनारे औद्योगिक विकास का पोषण हुआ है। विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। कोई अन्य पॉइंट होगा तो भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं कि नदी प्रदूषण के मुख्य कारण, अब इसे रोकने के उपाय। ठीक है, अब हम यहाँ पर करने वाले हैं नदी प्रदूषण के कारण और इसे रोकने के उपाय। ठीक है, अथवा वाले क्वेश्चन है बी के। तो भारत में नदी जो है, नदी जल प्रदूषण के कारण। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहला है कि नदियों से जल की बढ़ती घरेलू, नगरपालिका, औद्योगिक एवं कृषि संबंधी मांग जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। नदियों से अधिक जल की निकासी की जा रही है, जिससे उनकी मात्रा कम हो रही है। दूसरी ओर अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों का भारी भार नदियों में खाली हो जाता है। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण ने स्थिति को और ख़राब कर दिया है। भारत की कई नदियां जो है प्रदूषण स्तर इन दो कारणों से बढ़ा है। ठीक है, नदियों के प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। अब आगे देखिए कि नदी जल प्रदूषण को रोकने के सुझाव। अब नदी जल प्रदूषण को रोकने के सुझाव यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे है। ठीक है, पहला है कि असंशोधित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट को नदियों में नहीं डालना चाहिए। दूसरा है, हमें घरेलू कचरे को नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। गंदे कपड़े नदी के किनारे नहीं धोने चाहिए। उद्योगों को रासायनिक कचरे को नदियों में बहाने से पहले साफ करना चाहिए। किसानों को कीटनाशकों, जड़ी बूटी और उर्वरकों का उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि वे बारिश के पानी के साथ नदियों में बह जाते हैं और जलीय जीवों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर 32 क्वेश्चन को देखते हैं। 32 फर्स्ट है कि भारत में बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक कौन से हैं। भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारक देखते हैं जिम्मेदार जो है। तो 32 के आंसर देखते हैं। 32 ए का है कि पहला है जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। दूसरा है कृषि पर अति निर्भरता, कुटीर और लघु उद्योग का अल्प विकास। अगला उद्योगों का अल्प विकास। अगला है कि बुनियादी ढांचे के विकास की धीमी गति। कोई अन्य पॉइंट होगा तो भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर 32 के बी कि किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी के किन्हीं 5 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम 32 के बी को देखते हैं कि पहला है कि बेरोजगारी का अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है कि यह मानव संसाधन की बर्बादी है। अगला कि यह आर्थिक अधिभार को बढ़ाता है। अगला कि यह आश्रित आबादी की संख्या में वृद्धि करता है। अगला कि बेरोजगारी में वृद्धि एक हताश अर्थव्यवस्था का एक संकेतक है। अगला कि यह भावनात्मक और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। 33 ए स्टालिन की सामूहिकीकरण की नीति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो यहाँ पर हम 33 ए के क्वेश्चन को देखते हैं। इसके आंसर कि पहला है पॉइंट है कि मुख्य कारण अनाज की आपूर्ति की कमी थी। यह तर्क दिया गया था कि अनाज की कमी आंशिक रूप से होल्डिंग के छोटे आकार के कारण थी। 1917 के बाद भूमि किसानों को दे दी गई थी। कुलक को खत्म करने के लिए किसानों से जमीन छीन ली और राज्य नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना की गई। सरकार ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों यानी कि कोलखोज में खेती करने के लिए मजबूर किया। किसानों ने भूमि पर काम किया और कोलखोज लाभ साझा किया गया। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पर।
अगला पॉइंट यहाँ पर है कि क्रोधित किसानों ने अधिकारियों का विरोध किया और अपने पशुधन को नष्ट कर दिया। जिन लोगों ने सामूहिकीकरण का विरोध किया उन्हें कड़ी सजा दी गई और कई लोगों को क्या निर्वासित भी कर दिया गया। अगला है 1930 से 33 की खराब फसल ने सोवियत इतिहास में सबसे विनाशकारी अकालों में से एक का नेतृत्व किया, जब 4 मिलियन से अधिक लोग मारे गए। ठीक है, कोई अन्य भी पॉइंट होगा तो भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन था कि रूस में अक्टूबर क्रांति से संबंधित जो घटनाओं का वर्णन करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को हम करते हैं। अब यहाँ पर अक्टूबर क्रांति के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अथवाले है, ये बी पार्ट है कि यह क्रांति अक्टूबर 1917 में हुई थी। लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी ने किया था। अगला है जब्ती को व्यवस्थित करने के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के तहत सोवियत द्वारा एक सैन्य क्रांतिकारी समिति नियुक्त की गई थी। ठीक है, आगे देखिए। विद्रोह 24 अक्टूबर को शुरू हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री केरेंस्की ने इसका विरोध किया, लेकिन एक दिन के भीतर ही जब्ती पूरी हो गई। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक कर दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए, लेकिन वे बहुमत का समर्थन हासिल करने में विफल रहे। जनवरी 1918 में विधानसभा ने बोल्शेविक उपायों को खारिज कर दिया और लेनिन ने सभा को खारिज कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कि इसके बाद के वर्षों में बोल्शेविकों ने सरकार पर पूर्ण नियंत्रण ले लिया और रूस एक दलीय राज्य बन गया। ठीक है, तो अगर कोई और भी अन्य पॉइंट लिखना चाहते हैं तो आप लिख लेंगे। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अगले टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर केस आधारित जो क्वेश्चन है, यानी कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, तो आप पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। सीधे हम क्वेश्चन और इसके आंसर को करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी प्यारे बच्चों। क्योंकि जब कंप्लीट वीडियो जब बनाया जाता है ना सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में, तो वीडियो लंबी हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने कई पार्ट में बनाते हैं, इसीलिए। तो पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, सीधे हम क्वेश्चन के और इसके आंसर को करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप देखेंगे 34 में फर्स्ट क्वेश्चन था कि रोबेस्पियर ने गणतंत्र के दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार किया। सेकेंड है कि रोबेस्पियर के शासन को आतंक का शासन क्यों कहा जाता है। तीसरा है कि समानता के विचारों को फ्रांसीसी समाज में लागू किया गया था, कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, सबके आंसर को देखते हैं। हमें 24 के आंसर को हम देखते हैं। पहला 24 में पहले लिखेंगे कि एक क्रांतिकारी न्यायाधिकरण द्वारा गिरफ्तार, कैद और फिर मुकदमा चलाया गया। अगर अदालत ने उन्हें दोषी पाया तो उन्हें दोषी ठहराया गया। दूसरा है कि कठोर नियंत्रण और दंड की नीति के कारण। ठीक है, तीसरे में लिख लेंगे कि सभी नागरिकों को समता रोटी खाने की आवश्यकता थी। अगला है कि पारंपरिक मानस्यूट यानी कि महाशय और मदाम महोदया के बजाय सभी फ्रांसीसी पुरुष और महिलाएं अब से सितोयेन नागरिक और सितोयीन नागरिका थे। ठीक है, अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये 35 क्वेश्चन को देखते हैं कि अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। ये जल्दी पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए और सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। तीनों इन क्वेश्चन के आंसर भी ढूंढेंगे ना तो आप इसमें मिल जाएगा। हम सीधे आपको आंसर कैसे करा रहे हैं। ठीक है, कि 35 फर्स्ट है कि कानून का राज का क्या अर्थ है। दूसरा कहा जा रहा है कि कानून का राज किसी लोकतंत्र की बुनियाद है। अपने आसपास के उदाहरण द्वारा कथन की पुष्टि कीजिए। तीसरा है कि भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है। तो चलिए सबके आंसर को हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए बच्चों सभी ध्यान देंगे। इस 35 क्वेश्चन के आंसर को हम करते हैं यहाँ पर। 35 क्वेश्चन का फर्स्ट है यहाँ पर कि कानून के समझ समानता या कानूनों का समान संरक्षण। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि जाति व्यवस्था ने कुछ समुदाय के लोगों को सभी सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी। ठीक है,
आप 35 का 3 आंसर देखते हैं कि किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को दुकानों, रेस्तरां, होटल और सिनेमा हॉल जैसी सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पैराग्राफ को पढ़िएगा और इसके आंसर को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या कहा जा रहा है कि भारत के शहरी क्षेत्र में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता कितनी है। दूसरा है कि भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए नमूना सर्वेक्षण कौन करता है। तीसरा है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए तीनों क्वेश्चन के आंसर को हम करते हैं। ठीक है, 36 क्वेश्चन में देखते हैं। 36 का फर्स्ट है कि शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी। ठीक है, दूसरा है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, तीसरा कहा जा रहा है कि भोजन की आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षणिक और चिकित्सा आवश्यकता का न्यूनतम स्तर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं खंड 6 में करते हैं, मानचित्र के आधारित प्रश्न को करते हैं कि 37A विश्व के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर स्थान ए और बी को अंकित किया गया है और उसको पहचान कर आंसर देना है। तो पहले में देना है ए में कि प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों से संबंधित एक देश है, ए में। दूसरा है कि प्रथम विश्व युद्ध में एक मित्र शक्तियों से संबंधित एक देश है। ठीक है, अब ये आप देख लीजिएगा। और फिर भारत के मानचित्र में आपको क्या दिखाना है, पुलिकट झील, केटू पर्वत शिखर, अनायमुड़ी पर्वत श्रृंखला। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है उसको आपको दर्शाना है। तो ये जो आप देखिए मैप है आपका है। ठीक है, इस मैप में आपको ऐसे मिलेगा, एक वर्ल्ड का मैप मिलेगा। तो जो ए का क्वेश्चन था वर्ल्ड में, तो उसको आपको ए में फिल करना है। ठीक है, अब बाकी जो बी का है वो बी में आपको फिल करना है। ठीक है, तो देखिए जो बी वाला है ना ये आपका इंग्लैंड का है और जो ए वाला आपका है ना ये जर्मनी का है, तो इसको भी आप फिल करेंगे। तो चलिए हम, और ये भारत का वाला जो है आपके भारत के मानचित्र में फिल करना है। तो चलिए करते हैं। ये देखिए वर्ल्ड के मैप पे 37 का ए में देखिए ये जो हमने आपसे कहा था, ये देखिए जर्मनी आपका है। ठीक है, ये जर्मनी और ये आपका जो है बी वाला जो कि ये इंग्लैंड है। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन आपने देख लिया और अच्छे तरीके से आप कंप्लीट तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और बी वाले पार्ट को देखते हैं। भारत में आपके देखिए यहाँ पर क्या K2 आपको कहा गया था फिल करने के लिए, तो ये K2 की लोकेशन है। और फिर कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश है, तो ये आपका है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला आपका है। ठीक है, इसके बाद आपको फिर यहाँ पर पुलिकट झील फिल करना था, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट दे रखा है। अनाईमुड़ी आपको यहाँ पर है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये अनाईमुड़ी है, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया क्लास 9 के जो है आपके जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, मॉर्निंग शिफ्ट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद हम इवनिंग शिफ्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी अपलोड करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा।